ब्रीथ पाकिस्तान के आज के इस एपिसोड के साथ मैं हूं शाहज़ेब जिलानी। बतौर एक एग्रीकल्चर मुल्क के हमारे लाखों लोगों का रोज़गार, उनका दारोमदार ज़राअत से वाबस्ता है। फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारी मईशत का अहम हिस्सा है। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार, उनका ओढ़ना बिछोना वो इससे मुतासर हुआ है, लेकिन कभी भी इस पर खुलकर बात नहीं हुई कि इससे हम कैसे निपटेंगे, उन पर असर आया है तो क्या आया है। आज के इस एपिसोड में हम एक्सपर्ट से बात करेंगे जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं, जो इससे मुतासर भी हुए हैं और इससे निपटने की कोशिश भी कर रहे हैं। मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सना ख्वां सैयद, आप को फाउंडर हैं, CEO हैं इंडस एक्र्स के, जो कि एक कॉर्पोरेट फार्मिंग की एंटिटी है, और मेरे साथ हैं महमूद नवाज शाह साहब। आप मैं क्या कहूँ, रिवायती फार्मर हैं, आप कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं है, लेकिन आपको वसी तजुर्बा है। आप जो हमारी ज़राअत से मुंसलिक जो चैलेंजेस हैं उसको आप बखूबी जानते हैं। मैं चाहूँगा सना ख्वां, अगर आप सबसे पहले थोड़ा सा ये, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और हमने ब्रीथ पाकिस्तान की जो एपिसोड्स हैं उसमें हमने एनर्जी सेक्टर पे बात की, हमने हमारे जो अर्बन इश्यूज़ हैं, आर्किटेक्चर के हैं, उस पर बात की। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो व्हाट इज़ योर सेंस कि हम हमारा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन हाउस गैसेस में, ग्लोबल वार्मिंग में कितना है और कहाँ है इन पाकिस्तान जी कंट्री? जी देखिए, ऑब्वियसली आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि फ्रॉम अ ग्लोबल अगर आप देखें एक पर्सपेक्टिव, तो शायद हमारा जो इम्पैक्ट हो रहा है हम पे और जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसमें तो बहुत बड़ा एक डिस्कॉर्ड है जी। जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही निग्लिजिबल है, बट अगेन आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली नॉट द राइट वे टू फ्रेम इट, बिकॉज हमारा मतलब कि नॉनदलेस कंट्रीब्यूशन है, एंड आई थिंक वी ऑल हैव टू प्ले आवर पार्ट and then see how we can at least offset that. क्योंकि जब हम ये बात कहते हैं तो एक तासुर ये मिलता है कि जी हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई कंट्रीब्यूशन खास है ही नहीं कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो हम ऐसे ही चलते जाए। मतलब नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना, ऑफ कोर्स, बिकॉज देखें ना, इट्स ऑल्सो, आई मीन ऑब्वियसली अब जो है मतलब कि साइंस भी इस पे अपडेट हो रही है, वी आर गेटिंग टू नो मतलब कि न्यू थिंग्स ऑन दिस, बट आई थिंक देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो क्लाइमेट भी होता है। तो अगर आपका ग्लोबल स्केल पे लेट्स से आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन अगर आपका जो रीजन है या आपका जो एरिया है उसमें अगर आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो अगर ठीक हैं, क्लाइमेट को प्रैक्टिसेस में क्या क्या आ जाता है, मतलब एक तो हमारी जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वाली प्रैक्टिसेस हैं। प्लीज लेट मी जस्ट ऐड हियर, एंड आई थिंक आपने बड़ी अच्छी जगह से स्टार्ट किया। हम पाकिस्तान में बड़ा विक्टिम का कहते हैं यार हम तो मर गए, किसी और ने क्या कर दिया, बट आई थिंक व्हाट वी हैव टू रियलाइज जनरली एज अ नेशन कि अगर हम कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडिंग चीज़ें कर रहे हैं वो किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, और दुनिया आपको ऐसे फंडिंग नहीं देने लगी। सो दैट्स वन एस्पेक्ट। कमिंग टू एग्रीकल्चर, योर क्वेश्चन, इंटरनेशनली एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट मोर देन 20% ऑफ, आई डोंट नो व्हाट कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी दैट दे यूज, कि जो इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं जनरल टर्म्स, जैसे मैंने उसको सादा अल्फाज में ऐसे समझा। मोस्ट ऑफ दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ लाइफ स्टॉक, कि वो बर्बिंग करते हैं, उससे मीथेन एंड समथिंग गैसेज आर रिलीज्ड। In Pakistan, 60% of our agriculture is livestock, right? We are very resource heavy country in a sense that not financial resources, लेकिन आप पानी बहुत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आप फुटप्रिंट पीछे छोड़ रहे हैं उसके, और वो जब पानी आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप इन्वायरमेंट को और वेदर की डिटोरिएशन, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स में आप ऐड करते हैं। तो उसमें ये भी नहीं है कि होने लगा है, कोई स्टडी होने लगी है, डेल्टा है, आपकी सिल्ट नहीं आ रही, आपके मंछर पे चले जाएं, देयर सो मेनी लेक्स व्हिच आर गॉन, दिस इज ऑल कमिंग आउट ऑफ ओवर यूजेज इन एग्रीकल्चर दैट वी आर डूइंग, and coming back from the livestock as well. लाइवस्टॉक की आपने बात की, तो उसमें मैं कुछ अर्से पहले देख रहा था एक ग्लोबल मैप मीथेन का। जब हम वैसे अपने एमिशंस की बात करते हैं तो कार्बन की बात होती है, नाइट्रोजन की बात होती है, जो हमारे फैक्ट्रियों से ट्रैफिक में जो धुआं निकलता है, लेकिन मीथेन जो है वो उसके लिए कहते हैं कि वो ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए है कि वो बहुत लंबा अरसा एटमॉस्फेयर में रहता है, और ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा जो सबब है उसमें मीथेन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं जो मैप देख रहा था उसमें मेरे ख्याल है पंजाब था, मे बी लाहौर के आसपास का इलाका जो रेड में था, बिल्कुल वो हॉट स्पॉट था कि यहाँ पर कितना ज़्यादा मीथेन निकलता है, और उसकी मेन वजह लाइफ स्टॉक है, माल मवेशी है। देखें, जो लाहौर की जहाँ तक गुफ्तगू होती है तो पहले आपको पता है ना, स्टबल बर्निंग के ऊपर बहुत बात होती थी, बट वन वी स्पीक टू एक्सपर्ट्स
वो कहते हैं while that can be a contributing factor, but more is coming out of our vehicles, which are also doing the same things and coming out of livestock as well. कितना % livestock से आता है और कितना वहाँ से आता है, I think that is more of a deeper study required. Unfortunately आज भी देखें हम बड़े अमेज हो जाते हैं, आग देख के 1 एकड़ में लगी हुई है तो बड़ी खतरनाक लगती है, उसकी जगह पे 2000 गाड़ियाँ जा रही है तो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है ना, इफ़ यू कंपेयर इट. लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि वो भी बैड हैं और वो भी दोनों चीज़ें ख़राब हैं. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज़ ऑल्सो बैड. ये दोनों तीनों चीज़ें मिलके एंड एग्रीकल्चर का भी फुटप्रिंट इन सारी चीज़ों में मिल रहा है. कितना % आ रहा है, कहाँ से, कौन से हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ से जनरेट हो रहा है. आई थिंक इट वुड ऑफ कोर्स बी आउट ऑफ लाहौर अर्बन एरिया, राइट. इट वुड बी समवेयर अराउंड इफ इट लाइवस्टॉक पंजाब में होगा. तो वो मैप करने के लिए मोर ऑफ ए स्टडी रिक्वायर्ड. और फिर उसका क्या, दिस इज चैलेंज इंटरनेशनली एज वेल, कि क्या न्यूट्रिशनल चेंज हम ला सकते हैं, कि उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम्स को किस तरह चैलेंज कर सकते हैं कि इन चीज़ों को इम्पैक्ट किया जाए. हमारे पास देखें क्योंकि वहाँ पे मिल्किंग ज़्यादा है हमसे, एवरेजेस हमारी 8000 के करीब है, तो वो वहाँ पे 16000 के करीब मिल्क देती है पर एनिमल. तो हमारा पर एनिमल जो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट होगा वो अंडरस्टैंडेबली एंड लॉजिकली ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज यू आर ईटिंग अप्रॉक्सीमेटली द सेम, पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, बट जो आपकी एवरेज यील्ड्स हैं वो बहुत कम है, वो बहुत कम है. तो ये हमारे डेयरी फार्म्स जो हैं ये भी मोस्टली तो पंजाब में है. Exactly. और आपका ये जो बहुत ही पोल्यूटेड इलाका हो गया अब तो, जहाँ पे चश्मा भी है, पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं दरियाओं के साथ, वो इस वजह से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड भी हैं. अच्छा, अब ये तो हो गई बात कि हमारी प्रैक्टिसेस में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग में. हम पे इम्पैक्ट भी आ रहा है ऑफ थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जो बाकी ममालिक भी कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा हिस्सा वो डाल रहे हैं. हमारे फार्मर्स जो है वो किस तरह से हमें मेजर उसकी मिसालें क्या मिलती हैं कि दे आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ क्लाइमेट चेंज? आप पहले. श्योर. देखिए, सबसे आई थिंक ये अगर आप देखें स्पेसिफिकली ये जो साल था पिछला साल, उसमें हीट वेव का जो इम्पैक्ट है, आई मीन इफ़ यू लुक एट द फार्मर्स, इस साल के जो इकोनॉमिक्स है इस साल के, देखिए 2022 तो बहुत ऑब्वियस था. लेकिन ये साल जो अभी गुजरा है, दैट वाज मोर ऑफ अ साइलेंट मतलब कि डिजास्टर. ग्लोबली 2024 जो है वो हॉटेस्ट ईयर था रिकॉर्ड पे सिंस 1850. लेकिन देखें ना, आप देखें मतलब कि पाकिस्तान में स्पेशली इन सिंध, हमारे यहाँ समर में जो है टेम्परेचर ऑलरेडी ओवर द इयर्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग. बट इस साल इन मटियारी फॉर एग्जांपल, इन टंडो अलायार, we have recorded temperatures approximately of 50 degrees Celsius. अब देखें ना, इशू ये कि 2 डिग्री या 3 डिग्री से बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है एट द एक्सट्रीम्स. एक चीज़ 44 डिग्री पे एक तरह से करती रिएक्ट, 48 पे वो बिल्कुल अलग से रिएक्ट करेगी. तो इट इज़ द फैक्ट कि हमारे पास हमारी जो क्रॉप्स का हमारा मतलब कि जो साइकिल है, दैट इज़ नॉट अलाइंड विथ अ रियलिटी कि जो अब हम देख रहे हैं. लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी बहुत ही लिमिटेड है. मतलब हम बिकॉज मतलब कि 50 डिग्रीज के लिए तो हम बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है, ना हम ट्रेंड है ना हमारे जो है ना वो क्रॉप ट्रेंड है. सो आई थिंक ये साल और उसके बाद जैसे हीट वेव ख़त्म हुई उसके बाद जो मानसून था, दैट वाज आल्सो वो भी काफ़ी मतलब कि शार्प था. मतलब इट वाज अ स्मॉल, एक विंडो थी, लेकिन वो बहुत मतलब कि ज़्यादा बारिश जो है ना उसमें हुई थी और कुछ एरियाज में हुई थी, अक्रॉस द बोर्ड नहीं थी. सो आई थिंक ये साल में इफ़ यू स्पीक टू एनी फार्मर, आई वुड से एनी फार्मर रियली, वो कॉटन फार्मर हो या वो राइस का हो या वो शुगर केन का हो, कोई भी क्रॉप उठा लें, he is not happy. मतलब it's not that he's not happy. He is actually at a point where he is reconsidering कि मुझे अगले साल कैसे कैश फ्लो को मैनेज करना है. Okay. Because the prices were also down, the yield was also down. ठीक है. तो दोनों प्राइस और जो आपकी है क्वांटिटी होती है सेल्स में, दोनों जब डाउन होती हैं, अच्छा हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब क्वांटिटी फॉर एग्जांपल कम होगी तो प्राइस ऊपर चली जाएगी, या फॉर एग्जांपल जब क्वांटिटी ज्यादा होगी तो प्राइस कम होगी, तो यू विल हैव एन ऑफसेटिंग इफेक्ट. लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ है. इस साल शुगर के एक तो ये होगा कि इंटेंसिटी बढ़ गई, हीट की भी, रेन्स की भी, और उससे डिजास्टर जो है आपकी सारी कैलकुलेशंस ऑफ हो जाती है. देखिए उससे हमारा, देखिए अगर मैं फॉर एग्जांपल एक्स रुपीज या एक्स फॉर एग्जांपल मतलब कि टन एक्सपेक्ट कर रहा था, I would be very lucky अगर मेरा हाफ ऑफ दैट भी आता है. बिकॉज देखें आफ्टर अ सर्टन जो ना वो क्लाइमेट की रेंज से बाहर, इफ यू अगर आप सर्टन रेंज से थोड़ा सा भी निकलते हैं ना बाहर, यील्ड ऐसा नहीं है कि 10% का लॉस होता है, 30, 40, 50% का लॉस हो जाता है. ठीक है, तो आई थिंक दैट इज, और आई थिंक इस साल आप देखेंगे प्रॉब्ली वो जीडीपी में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा. आपकी एग्रीकल्चर जो कंजम्पशन है जिसमें फॉर एग्जांपल मोटर बाइक्स हैं या गाड़ियां हैं, उसकी भी सेल में आपको ये नजर आएगा इस साल. लेकिन ये स्पेसिफिकली सिंध में आई थिंक ये ज्यादा था.
तो शाह साहब, आप सिंध आबादगार बोर्ड के सदर भी हैं, आप सारे आबादगार आपको फीडबैक दे रहे हैं। जो अभी इन्होंने बात की कि 2024 में इतनी ये मुश्किलात आई क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, हम इस वक्त गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट की कोई बात नहीं कर रहे, प्राइसेस की बात नहीं कर रहे, हम क्लाइमेटिक इवेंट्स की बात कर रहे हैं। आपका भी यही तजुर्बा रहा? जी बिल्कुल यही तजुर्बा रहा, और ये सिर्फ 2024 का तजुर्बा नहीं है, ये पिछले 10-12 साल से उसके सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। वाइल इन एग्रीकल्चर सिंध इज़ अबाउट 16-18%, लेकिन उसका प्याज में 40 to 45% शेयर था। और आप देखें कि वी हैव सितंबर से नवंबर हम बहुत एक्सपोर्ट किया करते थे। पिछले 5-7 साल में प्याज तकरीबन सिंध के लोअर बेल्ट में उड़ गई है। वी बिकम नेट इम्पोर्टर अराउंड दोज, एंड वन ऑफ द रीजंस दैट वी हैव ट्राइड टू कोरिलेट इज कि वेरी हाई टेम्परेचर्स। और देखिए टेम्परेचर एक होता है टेम्परेचर, फिर होती है ह्यूमिडिटी, वो दो जब मिल जाते हैं तो उसका हीट इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है। हमने तो अपने फार्म पे डेटा देखा है कि वो दैट इज़ गोइंग मच बियॉन्ड 50। अच्छा, ठीक है, जहाँ पे विंड्स चला करती थी, अब हैदराबाद की आपने हवाएं बड़ी मशहूर हुआ करती थी, अब वो जब हवाएं बंद हो जाती तो हम क्रॉप्स भी इसी तरह के लगाया करते थे। अब वो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। सो वो इसमें तो देर आर नो टू ओपिनियंस कि कोई टेम्परेचर जैसे अगर सिंध का 10 इंच रेनफॉल है एनुअल रेनफॉल, और वो अगर एक महीने में 15 इंच पड़ जाता है, 2 दिन में 8 इंच पड़ जाता है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बिल्कुल यू एक्सपेक्ट कि आपके ना क्रॉप्स रेडी है, ना आपका लाइफ स्टॉक, ना आप खुद रेडी, उसका इम्पैक्ट आना है। द क्वेश्चन इज हम कर क्या रहे हैं उसके बारे में। सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब वी आर वेयर वी आर, और उसमें कुछ फैक्टर्स जो हैं वो दे आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। अब जैसे आपने कहा कि ये सिर्फ पिछले साल की बात नहीं है, ये हालिया चंद बरसों की बात है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बतौर फार्मर आप खुद क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं, और फिर हमें गवर्नमेंट के लेवल पे क्या करने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो छोटा किसान है या इवन मीडियम साइज़ किसान है वो उससे निपटने के लिए उसके पास कुछ कैपेसिटी हो कि वो उससे डील कर सके। मतलब आपका क्या सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स या सोइंग सीजन, इन सब चीज़ों पे उसका इम्पैक्ट आएगा कि मैं वेदर को जहन में रख के मैं ये वाला फसल करूं वो वाला ना करूं? बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक एक चीज़ जो हम कर रहे हैं एटलीस्ट एट इंडस एक्रेज के हमारे जो क्रॉप्स हैं उसको हम थोड़ा सा मतलब कि नैरो कर रहे हैं। हमारे पास पहले 5-6 क्रॉप्स थे, नाउ वी आर नैरोइंग देम टू द क्रॉप्स दैट वी फील आर नॉट इफ इम्पैक्टेड एज मच, या एटलीस्ट उनकी जो ना वो रीसोइंग की जरूरत फॉर एग्जाम्पल नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि बनाना एंड शुगर केन, इनकी यील्ड्स जरूर इफेक्ट होती हैं, लेकिन क्रॉप का जो लॉस होता है जो फॉर एग्जाम्पल इन चिली हो जाता है या इन कॉटन फॉर एग्जाम्पल फ्लावर ही ड्रॉप हो जाता है एंटायरली, वो चीज़ नहीं होती। तो आई थिंक एक तो थोड़ा सा एटलीस्ट हम और थोड़ा सा हम अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं इस साल, because obviously last year was a tough year, so we are instead of looking at the growth opportunities, we are basically focused on just ensuring that we are able to survive for the years afterwards, right? एक तो ये चीज़ कर रहे हैं। So that's basically the मतलब अच्छा, the other thing that we are also doing is that we are now only looking at the lands जो बहुत ही हाई क्वालिटी हैं और जहाँ पे ऑलरेडी एक्विफर अवेलेबल है और जहाँ पे जो ना ड्रेनेज का कोई इशू नहीं है। बिकॉज हमारे पास पिछले साल सबसे जो इंटेंसिव हमें जो हिट पड़ी थी वो उन फार्म्स पे थी जहाँ पे आइदर या तो वो ड्रेन का मसला बेसिकली जो ना वो ड्रेनेज नहीं थी अवेलेबल, या उनके पास जो ट्यूबवेल का ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल नहीं था व्हेन वी वर एंटायरली। सो एक तो ये कि जो डिपेंडेंसी है ऑन द कैनाल उसको हम ओवर टाइम जो ना वो कम कर रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि अगर इन केस ऑफ a monsoon for example, heavy monsoon, तो हमारी जो soils हैं, because we have farms across a range of soils, हमारे पास मतलब अच्छी ज़मीन भी है, हल्की ज़मीन भी है, एवरेज ज़मीन भी है, तो हमें अब ये समझ आ गई कि यार आपने सिर्फ अच्छी ज़मीन पे काम करना है, जो ज़मीन अच्छी नहीं है इन टर्म्स ऑफ द ड्रेनेज, इन टर्म्स ऑफ द फर्टिलिटी, उनकी जो रिस्क वल्नरेबिलिटी है वो असल में एक अच्छी ज़मीन से बहुत वो ज़्यादा है। अच्छा, तो देखें कॉर्पोरेट फार्मिंग वाला तो पिक एंड चूज कर सकता है, लेकिन इसकी अपनी जमीन है, वो स्टक है वहां पे। देखें वो क्या करेगा? Unfortunately, we wished that farmers, everyone had this kind of a flexibility. So when you're talking of banana, it's 1% of our land भी नहीं होगी, ठीक? Correct. तो generally in climate context देखें, farmer for his own survival कुछ ना कुछ करता रहता है। मैं आपको थोड़ी मिसाल दे दूँ, 2022 की जो फ्लडिंग थी तो उसमें कॉटन के फार्मर्स ने ये समझा कि यार क्योंकि अगस्त और सितंबर की बारिशें लास्ट पिकिंग को उड़ा देती हैं तो यार अर्ली सोइंग करो। ऐसे ही एक इट वाज जस्ट थिंकिंग, और आप देखें कि आपके पास कॉटन सिंध की वाज मोर देन पंजाब फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इट यूज्ड टू बी डबल इन पंजाब, सो दैट वर्कड।
राइट। सो फार्मर इज ट्राइंग ऑल द टाइम कि यार वो कैसे क्लाइमेट रिस्पॉन्स कर सकता है, बट क्लाइमेट का रिस्पॉन्स इज नो रॉकेट साइंस इन सेइंग कि यार इट्स नॉट 2 + 2 4 मैथमेटिक्स, इट्स ऑलवेज हमेशा डिफरेंट हो जाता है। Yeah. You get prepared for one thing and something else happens. Yeah. It's not easy to change crops. Right. कि आप जो चीज़ कर रहे हैं इस जगह पे कर रहे हैं और दूसरे साल चेंज कर लें, कोई तजुर्बा कर लें जिससे आप स्टेबिलिटी, आप ये इतनी आसान बात नहीं है। ये हम इतना फ्लेक्सिबल, इतना क्विकली मूव करना वो तब कर सकते हैं जब हम अपनी थोड़ी सी चीज़ें बेसिकली दुरुस्त कर लें। अगर तो सिंध में फॉर एग्जाम्पल इनंडेशन कैनाल्स ब्रिटिशर्स ने अपने हर जगह ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ लिखा हुआ है, तो उधर पानी आके चला जाता दरियाओं में, वो अगर मैंने बंद कर दिए हैं, किसी और ने बंद कर दिए हैं, तो क्या उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि मुश्किल है, चैलेंजिंग है कि हम उनको खोलने की कोशिश करें कि अगर उसका नुकसान 1 साल तक रहना है पोस्ट फ्लडिंग तो 2-3 महीने रहे। वो कांट वी डू दैट। एक बात। सेकंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू हम कुछ इस तरह के बीज लेके आए जो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल टू हीट टॉलरेंस, क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म आपकी गर्मी को ज्यादा रहना है। तो वेयर आर वी हेडिंग? तीसरी बात, क्या कोई फार्मर हीट से हट के कोई चीज ऐसी कर सकता है कि बहुत अगर गर्मी पड़ रही हो तो उसको रिस्पॉन्स दे सके? एक खतरनाक बात वो ये है कि जो पैडी की फसल है वो नजर आई है कि थोड़ी बहुत क्लाइमेट रेजिलियंट है, सो इज शुगर केन, बट अनफॉर्चुनेटली बोथ आर हाई डेल्टा क्रॉप्स। तो क्या ये सोल्यूशन है हमारे लिए? सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ इन पाकिस्तान हर कोई पैडी करे जा रहा है। पंजाब में मोर, क्योंकि वहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंध में रेस्ट्रिक्शन भी है, पानी भी कम है। अब हम खुश हो रहे हैं कि चावल की एक्सपोर्ट हो रही है, मैं भी खुश हो रहा हूं, सब खुश हो रहे हैं भाई, तालियां बजा रहे हैं। लेकिन if it was on the back of more yields तो अच्छी बात थी, बट अगर आपकी एरिया पिछले सालों में सबसे ज्यादा अगर किसी क्रॉप में बढ़ी है दैट इज फॉर पैडी, जस्ट 18% धान की फसल बढ़ी है बिटवीन 22 and 24। तो ये इसका अलग एक इम्पैक्ट आएगा, इसका अलग इम्पैक्ट है, उसका अलग एक कार्बन फुटप्रिंट है। बताते खुद जब धान में ज्यादा पानी करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी को खराब करता है। मेरा एक बेसिक सवाल, जो आपने चीजें पॉइंट आउट की, R&D है, बीज आप जो है वो इस पे, अब ये मुझे उसका जवाब पता है क्या है, इस पे कोई काम कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी है हमारी एग्रीकल्चर की या नहीं है? हमारी शिकायत कह लें एज अ ग्रोवर ऑर्गेनाइजेशन हम हमेशा ये बात करते रहते, कहते हैं कि ये चीजें हो रही हैं, पहले तो ये एक्सेप्ट करें कि ये हो रहा है। सेकंड, फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये 2-3 चीजें। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं, जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, जो दुनिया में रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के लोग बात कर रहे हैं, विच इज इंटरक्रॉपिंग, वो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास वैसे ही लोग कर रहे हैं। डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, आप हैदराबाद से आगे निकले आपको 10 किस्म की चीजें नजर आएंगी, आपको इंटरनेशनली नहीं नजर आएगा। आप 4-4 हज़ार किलोमीटर जाएंगे, 2 क्रॉप्स नजर आएंगे आपको। सो ये कुछ चीजें हम अच्छी ऑलरेडी अपने पास कर रहे हैं। थर्ड इज कि आप अपनी सॉइल को थोड़ा केपेबल बनाएं, कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस से नहीं हो तो आपकी सॉइल्स में वो दम खम हो कि वो आपकी बेहतर कर सकें। अब आप देखिए, सॉइल को बेहतर करने के लिए अनफॉर्चुनेटली देयर इज वेरी लेस डिस्कशन, देयर इज एसेंशियली अ सर्टेन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। वो हम देखिए इन चीजों को इस तरफ देख नहीं रहे। हम कह रहे केमिकल फर्टिलाइजर डालो, इट इज इंपॉर्टेंट, करना चाहिए, बड़ा जरूरी है, बट अगर आपकी सॉइल में फर्टिलिटी वो दमखम नहीं होगा, सो दीज आर सर्टेन रिस्पॉन्सेस। और हमें इस बात के लिए भी आते ना सोल्यूशन बताने, लोग यार ऐसा कुछ सोल्यूशन में 6 महीने में हमारा इंप्रूव हो जाए, दिस इज नॉट हैपनिंग। तो वही हमारी अप्रोच है, शॉर्ट टर्म गेन सोचना, ये कर रहे हैं हम अगले 5 या 7 साल किस तरफ जा रहे हैं। खासतौर से मुतवस्सित तबके का फार्मर आप लेके आए, कॉर्पोरेट फार्मर इनकरेज करें, फबेहा करें, लेकिन आप ये नहीं भूल सकते कि इस वक्त 22% आपका GDP 40% लोगों को सपोर्ट करता है, तो वो कैसे करेंगे? मेजॉरिटी वहीं से आना है। सो देयर आर सम थिंग्स जो गवर्नमेंट को करनी है और वो उस लेवल पे टैकल होनी है। आखिर में मैं वेरी ब्रीफली आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा बात की कि क्लाइमेट चेंज से फार्मर कैसे निपट सकता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके एक्सपीरियंस में कहीं कहीं पे वो सोल्यूशन है, हेल्प कर रहा है फार्मर को? श्योर, आई थिंक देखें, एक तो बहुत उन्होंने अच्छी बात की कि जो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स हैं इन पाकिस्तान, दे आर वेरी स्मॉल फार्मर्स। तो हम मतलब कि मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो उनके पास शायद एक्सेस भी नहीं है, ना शायद उनके पास वो रिसोर्सेज हैं कि वो उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, नंबर 1। अब फॉर एग्जांपल मतलब कि शाह साहब हैं या हम हैं, हम लोग अगर फॉर एग्जांपल ये टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इन आवर एक्सपीरियंस व्हाट वी हैव सीन इज दैट दीज टेक्नोलॉजीज गिव यू सम सेंस इन टर्म्स ऑफ द प्रेडिक्टेबिलिटी, बट द चैलेंज देन इज दैट इवन इफ वी नो समथिंग गोना हैपन लेट्स से नेक्स्ट वीक,
at that point in time, there's not a lot that you can do actually in the open field. There's only so much you can do. So I think definitely, I think थोड़ा सा भी early stages हैं, but I at least fail to understand कि other than के on the margins शायद हमें help करे, but significantly अभी at least I can't see how it is going to help us unless we move from an open field to a control environment, for example. Okay. ठीक for that matter. उस केस में तो it's completely मतलब कि different एक regime change है. Okay. लेकिन जब तक हम open field में हैं, जब तक हम elements पे exposed हैं, तो surely मुझे because देखें ना ये सारे जो weather के जो patterns हैं, they're also not an exact science. It's like हर हफ्ते उनका भी update होता है. So you cannot see beyond a few weeks with a 95% जो ना वो confidence. So you can only see मतलब के so much, and then what you can do is I think एक इसका मतलब के use case है वो ये कि जो sowing का जो मतलब के जो time है उस पे आई एम श्योर थोड़ा सा जो ना वो बेहतर हो जाए, बिकॉज सोइंग की जो विंडो वो बहुत ही शॉर्ट है. तो उसमें अगर आप एआई यूज करते हैं, उसमें अगर आप प्रेडिक्शन यूज करते हैं, तो आपको बिल्कुल आइडियल वो स्वीट स्पॉट वो दिखा सकते हैं कि अगले 2 हफ्ते में ये सबसे आइडियल टाइम है. तो आपकी जो वो जर्मिनेशन रेट्स हैं, आपकी इनिशियल जो ग्रोथ रेट्स हैं, वो फिर वहां पे इंप्रूव होंगी, विच शुड आइडियली हेल्प यू व्हेन द प्लांट इज इन स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन टाइम आगे जाके, अगर उसकी इनिशियल अपब्रिंगिंग जो है वो सही हुई होगी. छोटे फार्मों के लिए एक फ़ायदा ये तो सामने आया है जो हमने सुना है एक्सपर्ट से कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, वैसे जो आरती का किरदार है हमारे यहाँ के रेट क्या मिलना है नहीं मिलना, अब आप थोड़ा सा एंटिसिपेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं. इस तरह जो फार्मर की जो डिसीजन मेकिंग है, फॉर एग्जांपल के पता चले कि जी बहुत ज़्यादा टमाटर हो गया तो मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे फेंकना पड़ेगा, उसमें हेल्प हो रही है फार्मर. देखिए मेरा व्यू पॉइंट इसमें यह है कि जो मार्केटिंग एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, आई नो कि एआई वर्ड में लोग बहुत बातें कर रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा हेल्पफुल है नहीं कि आप बाय एंड सेल कर सकें. लोग कर रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि हम कमोडिटीज़ इन थाउजेंड्स ऑफ टन्स को इस तरह से कर सकें. हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मार्केट की बहुत हेल्पफुल है, इसकी पेनिट्रेशन भी बहुत अच्छी है. हमारा एक छोटा सा फेसबुक का पेज हमने 2015 में शुरू किया था, हम कहते हैं कौन करेगा इसको. उसके ऊपर आज 3.5 लाख मेंबर्स हैं. तो एक तो मार्केट है, प्लस आपके उधर अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई डिजीज़ है, कोई पेस्ट है, तो वो आपने तस्वीर लगा दी तो आपको सजेशन मिल जाती है. आपका एक्सटेंशन सिस्टम बड़ा कमज़ोर है. तीसरे नंबर पर स्मॉल एंड मीडियम साइज फार्मर को ऐसे ज़रूर मदद कर सकता है कि इन टर्म्स ऑफ डिज़ास्टर द गवर्नमेंट कैन पिन पॉइंट कि यार ये प्रॉब्लम्स है कहाँ पे, कितना है. जब 2022 की फ्लडिंग हुई तो हमने सदर साहब को कहा आप तप्पेदार मुख्तियारकारों के पीछे लगे हुए, आप रिमोट सेंसिंग आपके मुल्क में मौजूद है जिसके थ्रू आपको पता लग सकता है कौन से आपके स्पॉट्स हैं जहाँ पे पानी फ्लड हुआ 4-4 महीने से जमा है, वो पानी कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड. ये समझना कि वो कोई मैजिक वॉन्ड है, अलादीन का जिन है जो आके मसला हल करने लगा, दैट्स नॉट राइट. बट हमारे लिए आगे जाना इस चीज़ में ज़रूरी है. टेक्नोलॉजी चीपर हो रही है, टेक्नोलॉजी पेनिट्रेट कर रही है, लोग गांवों गोठों में इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसी कोई बात नहीं है कि इलिटरेट लोग नहीं कर रहे. वो इस तरह के आपके सिस्टम्स आ गए जो इंटरैक्टिव सिस्टम्स हैं, लोग आजकल वो कर रहे हैं. 4 साल का बच्चा, 80 साल का बुढ़ा, पढ़ा लड़का ना पढ़ा, थोड़ा बहुत वो चीज़ें अपनी इस्तेमाल कर रहा है. सो आई थिंक वो हमारा वे फॉरवर्ड है. गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करके जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनकी हैंड होल्डिंग ज़रूर करें. बिल्कुल ठीक हो गया. महमूद नवाज शाह साहब, सना ख्वान सैयद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. यही बात आखिर में कि जो हमारे आबादगार हैं, किसान हैं, वो अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन सरकार को भी अपना रोल प्ले करना होगा. टेक्नोलॉजी की मदद से हम काफ़ी सारे चैलेंजेस का हल निकाल सकते हैं. पाकिस्तान में जब ज़राअत की बात होती है तो बहुत सारे लोग हवाला देते हैं 1960s का, जब दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया और पाकिस्तान में भी ज़राअत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, हमारी आउटपुट बढ़ी, हमारी यील्ड बढ़ी. लेकिन अब दहाइयों के बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हुआ, हमारी गलत प्रैक्टिसेस की वजह से ज़मीन ख़राब हुई, सॉइल ख़राब हुई, पानी का हमने बेदरीग इस्तेमाल किया. और अब हालिया दहाई के दौरान हमारी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि अब क्लाइमेट चेंज भी एक और मुसीबत आ गई है, उससे भी फार्मर को निमटना है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को निमटना है. लेकिन इसी दहाई के दौरान हमने ये भी देखा है कि मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स भी हुई हैं और हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी दिलचस्पी बढ़ी है, उसका इंटरेक्शन बढ़ा है और फार्मर्स की कहीं कहीं पे बेहतरी भी हुई है. तो कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन उसके कुछ फ़वाइद भी हैं. मेरे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, काज़िम सईद साहब, आप को फाउंडर हैं, CEO हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कोएलिशन पॉलिसी के और स्ट्रेटजी एक्सपर्ट भी हैं. ये आपका जो टाइटल है ये
बड़ा ही हैवी ड्यूटी टाइटल है कहने में, लेकिन अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो बेसिकली आप एक फलाही इदारा हैं, नॉन प्रॉफिट NGO हैं, और कोई समझे 10-12 साल का ये सफ़र है जिसमें आप इन्वॉल्व रहे हैं। थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि हालांकि आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बेहतर हों, वहाँ पे जो रिवायती तौर पे एक एक्सप्लॉयटेशन रही है मिडलमैन की, उसे भी स्ट्रीमलाइन किया जाए, लोगों को लोन मिलें, वेयर हाउसिंग्स बेहतर हों। मैं अगर शुरू करूँ आपसे कि मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इन बरसों में जब आप मुख्तलिफ ज़ावियों से देख रहे हैं एग्रीकल्चर को, क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा चैलेंज बन के उभरा है? क्लाइमेट चेंज मैं कहूँगा शाहज़ेब के किसानों के पास बाकी पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है अच्छा। क्लाइमेट चेंज के बारे में, और जो क्लाइमेट चेंज के असरात खुसूसन जो मौसम जो रिवायती तौर पे फ़लाँ महीने में इतनी सर्दी होगी, फ़लाँ महीने में सोइंग का सही टाइम है, ये शिफ्ट होते रहे। और ये अभी की बात नहीं है जब ये इतना ज़्यादा तवज्जो अब हमारे मेन नेशनल नैरेटिव में क्लाइमेट चेंज को मिल रही है, ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से 2022 के जो सैलाब था उसके बाद से किसानों के लिए ये 15-20 साल से ये हकीकत उनके सामने है। और एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा समझिएगा क्लाइमेट सेंसिटिव और टाइम सेंसिटिव काम है। तो अगर फ़लाँ वक्त से फ़लाँ वक्त तक इस महीने में अगर सोइंग ना हुई तो उसके बाद आप यील्ड में कमी देखेंगे हर हफ्ता जो आप डिले कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन किसानों के पास मैट्रिक्स मौजूद हैं। तो शऊर है, तो शऊर आ गई है, बिकॉज वो रिसीविंग एंड पे है इसके, फार्मर जो है उसको पता है। बिल्कुल। तो जब आपने ये शुरू किया काम, आपका मतलब थिंक टैंक भी है, आप एनुअल रिपोर्ट भी लेके आते हैं स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर पे, तो आपका जो अब इंटरेक्शन है इस शोबे के साथ, तो क्लाइमेट चेंज के साथ आपका क्रिस क्रॉस कहाँ पे होता है? तो हमारा काम सिर्फ थिंक टैंक और रिपोर्ट्स तक महदूद नहीं है। हम चूँकि लीडिंग जो 20 प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के, वो हमें सपोर्ट करते हैं, तो उनकी तवक्को होती है कि भाई कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट होना चाहिए। सिर्फ रिपोर्ट्स, ज़ाहिर है रिपोर्ट्स बहुत आम है और वो तज्जिया बहुत आम है, तो हम प्रैक्टिकली जो नया बिजनेस मॉडल जिससे कोई मसला किसान के लिए हल हो सकता है उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं, पायलट कर, और फिर उसमें सरमायाकारी के लिए भी मेहनत करते हैं। और उसमें ख़ास तौर पर हमने क्रॉप इंश्योरेंस, क्योंकि बात यह है कि शाहज़ेब हम उस सतह पे पाकिस्तान की मईशत है ही नहीं कि हम, या इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है कि हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दुनिया के जो माहौलियाती मसाइल हैं उनके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, खुसूसन किसानों पे। अब किसानों को लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर देना है, और क्रॉप इंश्योरेंस वो चीज़ है जो दूसरी तरफ लाइफ स्टॉक है, लेकिन इन आफात से निपटने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस एक चीज़ है जिसमें हमने कई बरस काम किया है, और पाकिस्तान की कंपनी जैसे TPL इंश्योरेंस या आदम जी और दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं उनके साथ हमने काम किया है, और बहुत रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो हमने पायलट्स किए हैं उनमें किसानों को पे आउट हुआ है इंश्योरेंस का। मिसाल के तौर पे हमने ये रहीम यार खान में कॉटन का एक प्रोजेक्ट था जो कॉर्पोरेट प्लेयर्स के साथ हमने किया, और उसमें छोटी सी तफसील में आपसे अर्ज़ करूं कि वाइट फ्लाई एक ऐसा पेस्ट है जो जनरली अगस्त के आखिर तक जो टेम्परेचर जब कम होना शुरू होते हैं उसके बाद वो उसकी ज़िंदगी बहुत महदूद हो जाती है। तो उस साल हमें, मुझे याद है कि 2023 में अगस्त के आखिर में जो हमारे टीम में बहुत तजुर्बेकार कॉटन के किसान थे, उन्होंने, हमारी जो टीम कॉल होती थी वीकली, उन्होंने कहा कि नहीं इंशाल्लाह अब टेम्परेचर नीचे जाएंगे, रिवायती तौर पे जिस तरह जाते हैं, सितंबर में वाइट फ्लाई ख़त्म हुए, हम बच गए वाइट फ्लाई से। लेकिन उनकी तवक्को, जैसे लोग थे जो 44 सीजन देख चुके थे कॉटन के, उनकी तवक्को के बरखिलाफ टेम्परेचर नहीं गिरे और वाइट फ्लाई को 3 हफ्ते और मिल गए, और बड़ी तबाही आई उसमें। जनूबी पंजाब के इलाके में बहुत ज़्यादा वाइट फ्लाई ने असर किया और बड़े स्प्रेज करने पड़े सारा, तो उसमें हमें इंश्योरेंस पे आउट मिल गया, और वो ना होती तो शायद हमें बहुत मुश्किल होती। अच्छा, तो ये बात सही है कि हमारे यहाँ वैसे ही, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि इंश्योरेंस की तरफ जो है हमारा ओरिएंटेशन नहीं है, बस बहैसियत कौम बहुत कम लोग हैं जो उस तरफ जाते हैं। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि अगर हम फार्मिंग में बात कर रहे हैं, क्रॉप की बात कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े प्लेयर्स ही शायद उस तरफ जाएं, आपका आम जो काश्तकार है वो तो सोचेगा भी नहीं इस तरफ? नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं 2 चीज़ों की निशानदेही करूंगा। एक तो ये कि जब आप आम काश्तकार से बात करते हैं, छोटे किसान से बात करते हैं, समझ में उसके फ़ौरन आती है बात कि इससे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। और मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि जो एब्जॉर्प्शन है ज़हनी तौर पे इस बात का,
कि एक किसानों के ग्रुप से हम बात कर रहे थे और तो समझा रहे थे कि इस तरह से है, इस तरह की कीमत होगी इसकी, इस तरह होता है। तो एक किसान ने कहा अच्छा समझे 1 बोरी यूरिया और डाल दी फी एकड़ मैंने, इतने की बन रही ना कॉस्ट। तो ये समझने की चीज़ है। लेकिन द वर्ल्ड ओवर किसानों के लिए हुकूमत की तरफ से जो प्रीमियम है, जो पे करना है, जो आपको कीमत है इंश्योरेंस की, वो हुकूमत की तरफ से सब्सिडी के तौर पे दी जाती है। मैं वर्ल्ड बैंक का डेटा आपसे शेयर करता हूँ। 104 ममालिक में आपको सब्सिडी, आपको इंश्योरेंस स्कीम्स मिलेंगी क्रॉप की, और उसमें कोई 86 ममालिक ऐसे हैं जिनमें तरक्की याफ्ता ममालिक भी शामिल हैं जिसमें सब्सिडी दी जाती है प्रीमियम की। तो हमने भी यही हमसाये मुल्क इंडिया में भी एग्जैक्टली बहुत ही बड़ा प्रोग्राम इस तरह का 2016 में लॉन्च किया गया था। तो हम हुकूमत सिंध को हमने यही मशवरा दिए हैं कि आप चंद डिस्ट्रिक्ट्स में इसको पायलट करें और फिर आगे चलें। अच्छा, एक तो है कि क्रॉप इंश्योरेंस ये पेस्ट का हो गया, लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज के इवेंट्स हैं उसके खिलाफ भी बिल्कुल इंश्योरेंस, मैं फ्लड्स आ जाएं या कुछ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर आप दुनिया में किसी भी क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी को उठाए, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना कि क्या क्या कवर हुआ है, अगर ये हुआ तो पेमेंट होगा, उसमें आपको 8 में से 7 क्लाइमेटिक मिलेंगे और एक वो करते हैं बायोलॉजिकल जितने हैं, पेस्ट और वायरस वगैरह का, पेस्ट और डिजीज वगैरह। तो उसमें फ्लड, खुशसाली, बहुत ज़्यादा बारिश या अनटाइमली बारिश, फ्रॉस्ट, हेल, विंड स्टॉर्म, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। मैं वैसे शहर का बंदा हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक़ है खैरपुर से, सिंध में, और वो इलाका अगर आप बाय रोड कभी गए हो तो खैरपुर से लेके सखर तक आपको दोनों तरफ आपको खजूर के बागात मिलते हैं। मुझे बचपन से याद है जब हम वहाँ जाते थे तो हर साल वो किसान जो है ना, जो खजूर का वो ऑन एज होता है कि पता नहीं ये अभी मानसून रेन हो जाएगा, वो कुरान बांधते हैं, वो दुआएं मांगते हैं, ये करते हैं। और पिछले ये फ्लड्स में भी तो वो पूरा वाइप आउट हो गया, लाइक 95% जो है, क्योंकि वो इलाका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था। क्या उनके लिए ये बेस्ट होगा कि आप इंश्योरेंस ले लें, ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत भी हो जाए तो कम से कम आप सिक्योर हो? ये इस तरह जो हमने काम किया है, वो जो हुकूमत सिंध को हमने सिफारिशात दी हैं, उसमें यह है कि अगर 100 रुपए की हमने इंश्योरेंस की है और सबका सब खत्म हो जाए तो 70 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये है, इट्स अबाउट कटिंग लॉसेस देन। और अहम बात यह है कि किसान को अगर ये हार्वेस्ट पे बहुत बड़ा असर पड़ गया है, उसको अगली क्रॉप के लिए जरूर पैसे चाहिए, वरना 3-4 सीजन के लिए वो खड़ा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए ये उतने पैसे काफ़ी होते हैं, और दुनिया भर में इस तरह से। तो हम यहाँ पे इस मुल्क में फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन किसान की सिक्योरिटी की हम बात बहुत कम करते हैं, और ये जो क्रॉप इंश्योरेंस वाला मामला है ये उसी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके अलावा 2-3 और इनिशिएटिव्स भी हैं आपके, आपने ये वेयर हाउसेज की लोनिंग के हवाले। एक चीज़ और है जिससे आपने बात कही है, उसमें बहुत वजन है कि किसान की सिक्योरिटी से ही हम बाकी एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी, बाकी चीज़ें उस पर ही दारोमदार है उनका। तो किसान के लिए एक तो हमने क्रॉप इंश्योरेंस की बात की कि ये कुदरती आफात और वगैरह, उससे उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। दूसरा ये है कि किसान के जो असासे हैं उसमें सिर्फ ज़मीन नहीं है उसकी क्रॉप भी तो उसका असासा है, उसके बकदर भी उसको पैसे मिल सकते हैं। तो होता ये है कि जब हार्वेस्ट आती है तो पूरे साल की जितनी क्रॉप है वो 4 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर आ रही है मार्केट में, और उसकी जो डिमांड है वो पूरे साल में ही पूरी होनी है। आहिस्ता आहिस्ता ही लोग इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे कम ये सप्लाई डिमांड से सबसे कम प्राइस उस वक्त होती है। तो उस वक्त किसान को बेचारे को बेचनी पड़ जाती है, क्योंकि उसको अगली क्रॉप के लिए इनपुट्स के लिए पैसे चाहिए। तो दुनिया भर में ये निज़ाम होता है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा काम किया है कि वो क्रॉप चली जाए ऐसे वेयर हाउस में जिसको एक ऐसी कंपनी ऑपरेट कर रही हो जिसको मैं और आप और बैंक ट्रस्ट कर सके। और अगर बैंक का इत्मीनान है तो 100 रुपए के माल पे 70 रुपए लोन आराम से बैंक देते हैं, और ये पिछले 3 साल से 6 सीजन में HBL, बैंक ऑफ पंजाब, ये बैंक दे रहे हैं। अच्छा। तो ये कोई 15 अरब रुपए की जिन्स या कमोडिटी का के बकदर ये हो चुका है काम। इसलिए अब इस चीज़ को कोई कोई पैसे किसी ने लूज़ किए, ना बैंक का डिफ़ॉल्ट को इस तरह से हुआ, तो ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमारी नज़र में हो गया है। और अब थोड़ी सी हिम्मत करनी है इसको स्केल अप करने के लिए। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल सा पॉइंट है। हमारे हम सुनते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, राइट, चाहे वीट हो कोई और हो, फिर वो 2-4 महीने बाद प्राइसेस ऊपर जाती हैं, शॉर्टेज हो जाती है, फिर वही आप चीज़ निकालते हैं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ये वेयर हाउसिंग है फ्रॉम द लाइक ऑब्वियसली लेजिटिमेट है, ऑफ कोर्स। ये उस तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है। कैसे इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? डिस्टिंग्विश इसको बुनियादी इसका उसूल ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी या होल्डिंग जैसे हम कहते हैं वो है जो आपको नज़र नहीं आ रहा कहाँ है माल, किसके पास कितना माल है, और छापे पड़ते हैं वगैरह। राइट। इसमें एक इनेबलिंग कंपनी जो एक्रेडिट करती है वेयर हाउसेस को, नेमत कोलैटरल जो इस केस में है और भी हो सकती है,
तो नियमित कोलैटरल का सिस्टम जो है वो एक एक वेयर हाउस जो इसमें है उसके अंदर कितना माल अकाउंटेड फॉर है, वो सारे सारे विजिबल है, वो गवर्नमेंट को सब विजिबल होता है। राइट। तो इसकी वजह से ये तो एंटी होर्डिंग सिस्टम है। राइट। तो उससे उसको वो भी डिस्करेज होगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ वे ऑफ टैकलिंग। एग्जैक्टली, इसीलिए दुनिया भर में ये होता है नजर। राइट। तो ये हमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है। और मैं अर्ज करूं कि क्योंकि इसी खत्ते की मिसाल हम सामने रखें तो बेहतर है, दुनिया के सबसे बड़े जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है, वो जो हालात आप जियोपॉलिटिकल देख रहे हैं, वो बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट ग्रेन स्टोरेज में कर रहे हैं। चीन ने पिछले 10 बरस में, जब चीन का जिस स्केल पर चीन है, आप अंदाजा कीजिए, दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स एक्सपोर्टर्स में वो अपनी कैपेसिटी 36% बढ़ा चुके हैं 10 साल में ग्रेन स्टोरेज की। हिंदुस्तान ने अभी फरवरी में 5 साल का 70 मिलियन टन की ग्रेन स्टोरेज बढ़ाने का $15 अरब का प्रोजेक्ट शुरू किया है। और हमें भी इस तरह का ही 1960-70s की दहाइयों का जिक्र किया आपने, वो जो काम हुआ वो दुनिया के लिए वो मिसाल बन गया। उसके बाद हमने जरा गफलत की, लेकिन उस सतह के एम्बिशन के हमें काम करने हैं अब। ओके, तो हम जब क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, चाहे ज़राअत की किसी और चीज़ की, तो डूम एंड ग्लूम बहुत है। हमें लगता है दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, हमने सारे रिसोर्स अपने ख़राब कर दिए हैं। आखिरी थॉट आपसे कि जिस तरह की हमारे यहाँ इंटेंसिटी बढ़ रही है, बरसातों की, गर्मी की, इसकी उसकी, तो आपको होप नज़र आता है कि एग्रीकल्चर में वी आर एबल टू, अगर हम इफ़ वी कैन गेट आवर एक्ट टुगेदर गवर्नमेंट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, तो वी कैन फाइट इट? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज ये आप देखिए, जैसे अभी सिंध के जो ये जो बड़ा सैलाब जो 2022 का है, उसमें कहा जी बिब्लिकल सत्ता का जी, तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा जी, और ये समझे हम कहें अहद अतीक में जिस तरह, तो उस वक्त तो क्रॉप इंश्योरेंस जैसा टूल था ही नहीं कोई। अच्छा। उस वक्त तो कोई मैकेनाइजेशन का कोई सिलसिला, या नई ब्रीड्स ऑफ सीड्स जो है वो वाले आ जाएं जो ज्यादा गर्म हालात में, गर्म टेम्परेचर में ज्यादा उतनी कॉटन दे दे, ये तो टेक्नोलॉजी थी नहीं उस वक्त। तो आज 21वीं सदी में ये सब मौजूद है। और हमने चूंकि गफलत भी बरती है पिछले 30 बरस, तो बहुत सी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो आके 1-2 साल में, 3 साल में वो हमारे मुल्क के लिए एक्लेमेटाइज होके वो चल सकती है। तो ये जो आपने जैसे क्रॉप इंश्योरेंस की बात की, ये भी प्रपोजल लेवल पे नहीं है, ये क्या इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर है ये? जी मेरी अंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो बहुत अब आगे निकल गई है, इसको वो इम्प्लीमेंट करने की तरफ जा रहे हैं। हम कन्विंस तो सब हो गए। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है? ये ऐसे समझ लें, आई थिंक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट के थ्रू नहीं होगा, लेकिन ये है कि हुकूमत सिंध छोटे किसानों के 25 एकड़ से नीचे किसानों के लिए प्रीमियम पे कर लेगी। प्रीमियम ओके, वो गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़रूरी है लोगों को इनकरेज करने के लिए कि वो इस तरफ आएँ। तो काजिम सईद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखा। एग्रीकल्चर पे जब हम बात करते हैं तो हम शहर के लोगों को, टू बी ऑनेस्ट, हम बहुत इग्नोरेंट होते हैं, हमें पता नहीं होता, और वहाँ पे भी हमें नज़र आता है कि लोगों को भी शऊर नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। जिस तरह काजिम साहब ने कहा, एक आम किसान को अपने माहौल का, अपनी ज़राअत का हमसे ज़्यादा पता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का दारो मदार इस पर है, और इसमें भी हमें सक्सेस स्टोरीज़ मिलती हैं, जैसे कि अभी आपने सुना। हमारे अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल हमारा वक्त ख़त्म हुआ। खुदा हाफ़िज़।